अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग इसी यकीन के साथ, आज का दिन कल के दिन से बेहतर होगा। जी, आज का टॉपिक जो मेरा है वो है असाइलम पे। और इस टॉपिक का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको असाइलम के लिए इनकरेज कर रहा हूँ। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि अगर आप असाइलम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अच्छा जी, असाइलम होता क्या है? असाइलम है कि अगर आपको अपने मुल्क में किसी गैंग वार के साथ, किसी मज़हबी जमात के साथ, किसी सियासी पार्टी के साथ अगर तो आपको आपकी जान को ख़तरा है, तो अब तब आप आके सियासी पनाह यहाँ पे लेते हैं, असाइलम लेते हैं। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ कि असाइलम के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर यहाँ पे आपका असाइलम क्लेम हो जाता है, ना सिर्फ आप पीआर होते हैं बल्कि आपकी पूरी फैमिली हो जाती है। और इसके लिए आपको ना कोई डिग्रियों की ज़रूरत है, ना कोई जॉब लेटर की ज़रूरत है, ना कोई जॉब ऑफ़र की ज़रूरत है, ना पढ़े लिखे होने की शर्त है यहाँ पे। और इसके नुकसान ये हैं, ज़रूरी नहीं है कि 12 महीनों में या 2 सालों में या 3 सालों में आपका असाइलम क्लेम हो जाए। मैंने बहुत से लोग देखा है जिनको 10-10, 15-15 साल हो गए, उनका असाइलम क्लेम नहीं हो रहा। तो इस दौरान वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिज़िकली डिस्टर्ब हो जाते हैं और इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्योंकि इस दौरान ना आप तो अपने घर जा सकते हो, बैक कंट्री जा सकते हो, क्योंकि आपने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन वालों को जमा करवा दिया होता है। सबसे बड़ा नुकसान इसका यही है। असाइलम जौन-सा है वो 2 तरह का होता है, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। आउटसाइड एक बहुत अलहदा-सा टॉपिक है। आज मैं आपको बताऊँगा इनसाइड। इनसाइड में भी 2 किस्म का है, एक इनसाइड और एक इनलैंड। अच्छा, इनसाइड इनसाइड जौन-सा असाइलम होता है वो आप कैसे करते हैं? उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास कनाडा का वीज़ा होना चाहिए, ताकि आप जब अपने किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, जब आप एयरपोर्ट पे लैंड होंगे तो आपने किसी इमिग्रेशन ऑफ़िसर को बोलना है, जी मैंने असाइलम क्लेम करना है। फिर वो ऑफ़िसर आपको लेके किसी दूसरे रूम में चले जाएगा। दूसरे रूम में जब वो चले जाएगा, वहाँ पे आपकी सारी वो को कंप्यूटर में मार देंगे, आपका पासपोर्ट मारेंगे और आपके चेक करेंगे, बैकग्राउंड सारी चेक करेंगे, आपका सारा सामान चेक किया जाएगा जो आप लेके आए हुए हो। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफ़िसर होंगे, पुलिस होगी, वो आपको कुछ फॉर्म वगैरह दे देंगे, जिनको आपने फ़िल करना है और वो कहेंगे आपको कि आपके साथ जो-जो मामलात हुए हैं आपके मुल्क में, जिस बिना पे आप सियासी पनाह लेना चाह रहे हैं, वो सारा तफ़सील के साथ लिखें। और जब वो आप तफ़सील के साथ सारा कुछ लिख देंगे, तो फिर इमिग्रेशन ऑफ़िसर्स और पुलिस और यहाँ तक कि इंटेलिजेंस के ऑफ़िसर्स वो ऐसे आपके सामने बैठ जाएँगे और आपसे सवाल पूछेंगे और साथ-साथ लिखते भी जाएँगे और आपका सारा कुछ रिकॉर्ड भी होता जाएगा। अगर तो आपने उनके सवालों का सारा जवाब दे दिया, तो उसी टाइम आपको एक रिफ्यूजी आईडी क्रिएट करके वो दे देंगे। तो इसको कहते हैं इनसाइड असाइलम। और मैं आपको इनसाइड असाइलम के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि जब 5 से 7 ऑफ़िसर्स आपके सामने होंगे और एक सवाल करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। अगर आप उनके सवालों के जवाब नहीं दे सके, उनको मुत्मिन नहीं कर सके, तो वो आपको असाइलम के लिए एलिजिबल नहीं करार देंगे और वो आपको डिपोर्ट करके वापस आपके कंट्री भेज देंगे। अच्छा जी, अब असाइलम की दूसरी जौन-सी किस्म है वो है इनलैंड। पहले मैंने आपको इनसाइड बताया था, इनसाइड जो कि एयरपोर्ट में, इनलैंड ये है, उसके लिए भी आपको सबसे पहले तो कनाडा का वीज़ा, विज़िटर वीज़ा आपके पास होना चाहिए। तो इनलाइन हो इनसाइड में क्या फ़र्क है? इनसाइड ये है कि आपने सिर्फ़ जब आप विज़िटर वीज़े पे आए और एयरपोर्ट में ही आपने इमिग्रेशन ऑफ़िसर को बोल दिया कि मैंने असाइलम क्लेम करना है, वो इनसाइड होगा। इनलैंड ये है कि आपने इमिग्रेशन क्लियर कर ली और आप बाहर चले गए। जहाँ आपने जाना था, अपने किसी रिलेटिव के पास जाना या अपने किसी फ्रेंड के पास वहाँ चले गए आप। और वहाँ जाके इसके लिए भी आपको एक एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी इनलैंड के लिए। तो वो आपके पास होगा जहाँ आप जा रहे हैं, अपने फ्रेंड के पास जा रहे हैं, अपने फैमिली रिलेटिव्स के पास जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, तो वो एड्रेस आगे जाके काम आने वाला है। और इनलैंड के लिए आपको कोई
इमिग्रेशन ऑफिसर को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आपने एक लॉयर को हायर करना है। लॉयर को हायर करना है, वो ही आपका असाइलम क्लेम करेगा। अच्छा जी, अब आपने किसी इमिग्रेशन ऑफिसर को फेस नहीं करना, अब सारी हेडेक जौन सी होगी वो लॉयर की होगी। लॉयर ही सारा फेस करेगा इमिग्रेशन ऑफिसर वगैरह को, जो भी है वो ही सारी फ़ाइल आपकी बनाएगा और इमिग्रेशन ऑफिस में सबमिट करवा देगा। और यहाँ पे बहुत से हमारे देसी हैं, अगर आपको इंग्लिश की समझ नहीं आ रही तो बहुत से देसी पाकिस्तानी इंडियन जोन से हैं, हमारी लैंग्वेज में लॉयर्स हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो तकरीबन इसका 6 से 7 हज़ार डॉलर तक चार्ज करते हैं। जब लॉयर के साथ आपकी सीटिंग होती है, वो पूरा क्लाइमेक्स स्टोरी वगैरह जो भी है वो आपको बता देता है। उसके बाद क्या होता है कि वो सारी पेपर्स वगैरह है उस पर आपके साइन करवाता है और इमिग्रेशन ऑफिस में जमा करवा देता है। अच्छा, जब आप पेपर सबमिट करवा देंगे तो आपको एक रिफ्यूजी आईडी मिल जाएगी और वही आपकी आईडी पीआर मिलने तक वही आपकी आईडी रहेगी। ये इसका स्पेसिमेन मैं आपको दिखा देता हूँ ये वीडियो में। ये इस तरह की होती है। अच्छा, जब आपको रिफ्यूजी आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी, फिर आपको एक बीओसी, बेसिस ऑफ क्लेम, बीओसी का मतलब है बेसिस ऑफ क्लेम, कि किस बेसिस पे आप क्लेम करें, वो एक आपको फॉर्म मिल जाएगा। और उसके आपने 28 डेज़ के अंदर अंदर आपने अपना मेडिकल करवाना है। और मेडिकल में ज़्यादातर आपका ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट वगैरह होता है। और उसके बाद जब आप ये टेस्ट वगैरह करवा लेंगे तो अब फिर आपने अपने लॉयर को बताना है जी मेरा मेडिकल वगैरह हो गया। फिर वो क्या करेगा, आपका ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर देगा। और 45 डेज़ के बाद वो वर्क परमिट आपके वकील के एड्रेस पे आ जाएगा और वो फिर आपको दे देगा। और उस पे आप, ये ओपन वर्क परमिट होता है, आप जहाँ मर्ज़ी काम कर सकते हैं। गैस स्टेशन में कर लें, आप किसी सबवे में कर लें, मैकडॉनल्ड में कर लें, ऊबर चला लें आप। ये आपका ओपन वर्क परमिट होता है, जहाँ मर्ज़ी आप काम कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपका मेडिकल हो जाए, आपने उसी दिन अपने लॉयर को बताना है जी मैं अपना मेडिकल करवा आया हूँ, ताकि वो उसी दिन आपका वर्क परमिट अप्लाई कर देता है। अच्छा जी, जब ये ओपन वर्क परमिट वगैरह आप अप्लाई कर देता है आपका लॉयर, तो इस दौरान आपने क्या काम करना है वो आपके लॉयर ने नहीं करना, वो आपने खुद करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले सिन नंबर अपना जनरेट करना है जिस पे आप अपना काम कर सकते हैं, जिसको सोशल इंश्योरेंस नंबर कहते हैं। अच्छा जी, नंबर 2 पे है आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। और नंबर 3 पे है आपको किसी बैंक वगैरह में अपना अकाउंट वगैरह ओपन करवाना है। और ये सारे काम आपने खुद करने हैं, ये किसी वकील ने, आपके आपके वकील ने नहीं करने। ये काम आपने खुद करने हैं। सब काम आपके हो गए। अब आ जाता है मेन स्टेप, कि जब आपकी हेयरिंग होनी है। और जब आपकी हेयरिंग होनी है तब आपका लॉयर आपसे कांटेक्ट करेगा। और वो आपकी हेयरिंग कहाँ होनी है, आईआरबी, इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में होनी है। अच्छा जी, हेयरिंग के 15 से 20 दिन पहले फिर आपको एक चेक लिस्ट आपका लॉयर आपको दे देता है। इसमें आपने क्या करना है, जो जो चेक लिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपने अपने होम कंट्री से मंगवाने हैं। होम कंट्री से जब वो आ जाएंगे, फिर वकील के साथ आप बैठेंगे। तो फिर आप, जिस दिन आपकी हेयरिंग होगी, ना तो वहाँ पे कोई जज होगा ना कोई वकील होगा, वहाँ पे आईआरबी के ऑफिसर्स बैठे होंगे और उनका भी लॉयर बैठा होगा। और ये आप जितने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाएंगे और वो आपकी सारी जो भी क्लाइमेक्स स्टोरी वगैरह है वो देखेगा पढ़ेगा। उसके बाद क्रॉस आंसर क्वेश्चन होंगे। उनका वकील, आईआरबी वालों का वकील जौन सा है, वो आपके वकील से सवाल जवाब करेगा। अगर तो आप मुतमिन हो गए तो फिर उसी टाइम आपको पीआर का फॉर्म दिया जाएगा कि जी आप एलिजिबल हो गए हो, आपका असाइलम एक्सेप्ट हो गया है, तो ये आपका पीआर का फॉर्म है, आप इसको फिल कर लें। तो ये फॉर्म आपने, जब आपने फॉर्म फिल करना है, ना सिर्फ अपना करना है, अगर तो आप शादीशुदा हैं, अपनी बीवी बच्चों, अपनी पूरी फैमिली को उसके अंदर ऐड करेंगे ताकि वो भी पीआर हो सकें। अच्छा जी, जब आपका बार बार अपील करने से अगर आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो फिर आप जाते हैं परा की तरफ, PRRA, प्री रिमूवल रिस्क असेसमेंट की तरफ जाते हैं। और ये आप डायरेक्ट आप
कनेडियन इमिग्रेशन को बोलते हैं। जी मैं अपीलें कर के थक गया हूँ भाई, तो मैं यहाँ पे आप इंसानी हमदर्दी की वजह से मुझे यहाँ पे रहने दें। तो फिर वो लोग आपका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं इस दौरान आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, आपने टैक्स फाइल किया हुआ है, तो सारे मामला तो आपके ठीक हैं, तो वो फिर आपको परमानेंट रहने की यहाँ पे इजाज़त दे देते हैं। जी ये था जी आज का टॉपिक। तो मैं आपको हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप यहाँ आएँ, आप यहाँ आएँ और असाइलम क्लेम करें, क्योंकि पीआर होने के और भी बहुत से तरीके हैं। आप ओपन वर्क परमिट ले लीजिए, स्टडी वीज़े पे आइए, फिर वर्क परमिट ले लिए और आप अपना स्टडी परमिट को पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एलएमआईए ले लें, उसको आप पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जौन सी असाइलम वाली है ना, ये बिल्कुल एट दी एंड वाली ऑप्शन आप इसको रखें। और इसके बहुत से नुकसानात मैंने आपको बताए भी हैं कि इंसान मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है, इमोशनली तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है कि जब 4-4, 5-5, 10-10 साल आपने अपनी फैमिली को नहीं देखना, आप अपने बैक होम नहीं जा सकते, तो ये आपको बहुत सी डिफ़िकल्टी आपको सामना करना पड़ता है। मैं आप सबको मशवरा यही दूंगा, आप असाइलम तब क्लेम करें जब आप एलिजिबल हो, इस क्राइटेरिया में आप आते हो और आपकी रीज़न्स वैलिड हों, वाकई आपकी जान को ख़तरा है, तब आप सियासी पनाह असाइलम की तरफ आएँ। अदरवाइज़ ये ऑप्शन बिल्कुल अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, इस टॉपिक के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू। प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और मेरी अगर आपको वीडियो में कोई सवाल वगैरह होते हैं, कमेंट्स किया करें, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगले टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, ये देखें, ये सारी आईआरबी की वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जिसमें इनसाइड क्लेम और इनलैंड क्लेम सारा कुछ बताया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको इमिग्रेशन की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसका लिंक भी मैं दे देता हूँ आपको।